डॉक्टर साहब, लोकसभा का चुनाव हो रहा है और देश की सरकार चुनी जानी है। आप हमेशा कहीं जब भी किसान आंदोलन में मिले या कहीं भी मूवमेंट हुई तब आप मुझसे मिलते रहे, तो आप हमेशा ये कुछ न कुछ नए आंकड़े बताते रहे। आज बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और कहीं प्रधानमंत्री जी गारंटी दे रहे हैं, क्या कुछ लगता है आपको? देखो जी, ये मनोवैज्ञानिक गेम होता है पॉलिटिक्स। तो 400 पार का नारा दे के एक सेफ फिगर इनको चाहिए और वो सेफ फिगर इनको मिल नहीं रहा है। ये बार बार, जैसे संजय सिंह जी ने, हमारी पार्टी के सीनियर नेता है, उन्होंने ये एक्सपोज भी किया था। अभी हरियाणा में 75 पार का नारा लगा था और 40 आई थी, और ऐसे ही गोवा के अंदर ऐसे ही हुई थी। और हर बार ये इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक फिगर डालते हैं दिमाग में, जिससे पब्लिक भ्रमित हो, और इस बार पब्लिक भ्रमित हो नहीं रही है। और मौके पे क्या हालात लग रहे हैं, किस तरह? हालात, इस बार जनता इलेक्शन लड़ रही है। सबसे बड़ी बात तो जनता इलेक्शन लड़ रही है। और ये जो इंडिया अलायंस बना है, इस इंडिया अलायंस बनने की वजह भी पब्लिक सेंटीमेंट है। पब्लिक ने नीचे हर वर्ग ने अपना अपना प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट को इन्होंने बिल्कुल भी सुनने से इनकार कर दिया। जैसे किसान 13 महीने वहां बैठे थे, 750 शहादतें हुई। यहाँ की हरियाणा विधानसभा से लेके और लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के अंदर 2 मिनट का मौन तक नहीं रखा गया। ये सबसे खराब बात हुई। ये आपके खिलाफ एक प्रोटेस्ट करने वाला वर्ग आया है, आप उससे सहमत हो या असहमत हो, ये अलग चीजें हैं। कितना सहमत हो, ये हर सत्ता का अपना हकूक होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है भी आप जो प्रोटेस्ट है उसके ऊपर दमन करो, आंसू गैस के गोले छोड़ो और रबड़ की गोलियां, और जितना मतलब सीवर का गंदा पानी तक वो छारें इन्होंने डाली गई। और उसके बाद जो 750 शहादतें हुई किसानों की, उन शहादतों के ऊपर 1 मिनट के लिए मौन तक रखना उचित नहीं समझा, तो इन्होंने सब चीज को नेग्लेक्ट कर दिया। इसी टाइप से स्टूडेंट जब भी प्रोटेस्ट करने आए, जैसे यूपी के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, तो उनको लुढ़ाया पिटाया गया। और बेरोजगार और महिला शक्ति या सरपंच, कोई भी प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट को इन्होंने इनकार ही कर दिया, भी हम आपकी बात सुनेंगे नहीं। ये लोकतांत्रिक सरकार है ही नहीं, और इनका नैतिक अधिकार नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक देश में चुन के, चलो वो एक सेंटीमेंट होता है उस टाइम का पब्लिक का, उन्होंने जनमत इनको दे दिया, पर जनमत को संभालने के काबिल ये लोग है नहीं। इसलिए पब्लिक ने इस चीज के ऊपर विचार किया और हर वर्ग ने अपनी अपनी तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज को मतलब फोर्स किया भी आप एक छतरी के नीचे आओ, एक कोalition के अंदर इलेक्शन लड़ो। और इंडिया अलायंस का बनने की मुख्य वजह ही वही है। उसके अंदर 26 से 27 पार्टियां नेशनल लेवल के ऊपर मतलब इकट्ठी हुई, एक प्लेटफॉर्म पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उनका बन रहा है। घोषणा पत्र सभी अपना भी डाल रहे हैं, लोकल और नेशनल लेवल का भी घोषणा पत्र आ रहा है। और इंडिया अलायंस की बड़ी बड़ी कई रैलियां भी हुई बॉम्बे के अंदर हुई सबसे पहले, फिर रामलीला ग्राउंड के अंदर अरविंद केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी को जब अंदर डाला, तो इससे ये क्लियर हो गया भी ये चुने हुए नुमाइंदे तक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये सारी चीज, और जितने भी अपने राजनीतिक विरोधी हैं, उन राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इन्होंने हथियार बना लिया। और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उसका खाता तक सीज कर लिया इलेक्शन के मुहाने के ऊपर, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड बचा नहीं है। चुनाव आयोग के ऊपर बहुत वैलिड ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी चुनाव आयोग टाइम पे संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं, यानी सारी सरकारी मशीनरी, सारा तंत्र इन्होंने अपने कब्जे के अंदर, वो पास के अंदर ले लिया। और उसको देख के पब्लिक सेंटीमेंट यह बना भी सारे लोग इकट्ठे हो और इनसे मुकाबला करो। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे कोalition किया, और उस कोalition के ऊपर हमें कुरुक्षेत्र सीट जो मिली है, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और 9 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। और गुजरात के अंदर हम 2 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और दिल्ली के अंदर हम 4 सीटों के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हमारी जो ऊपर की सेंट्रल कोऑर्डिनेशन टीम है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उन्होंने मिलकर ये सारा डिसाइड किया भी आप एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के प्रोग्राम में शिरकत करो। जैसे हम भी यहाँ पे कुमारी शैलजा जी का जो इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है, उनका हम समर्थन करने के लिए पूरी पार्टी हमारे तन मन धन से समर्पित है। और सारे लोग पूरे हरियाणा के अंदर वो सहयोग कर रहे हैं। ट्विटर एक्स पर अरेस्ट नरेंद्र मोदी, और दूसरा इस पे चल रहा है कि अब जो है वो कोविशील्ड वाला मामला था, उसके बाद में जो सर्टिफिकेट है कोरोना वाली, उस पे मोदी की फोटो हटा दी गई है। ये क्या चीज, इसको आप समझते? ये मसीहागिरी करने के चक्कर के अंदर इन्होंने ये सारा शॉर्टकट में, जैसे 52 करोड़ रुपए चंदा भी आया जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से, और भाजपा को मिला। और उस टाइम बहुत शॉर्टकट तरीके से सब चीजों को बाईपास करके, क्योंकि वैक्सीन का निर्माण होने के लिए कई साल लगते हैं, बहुत बड़ा गहरा अनुसंधान होता है, तब जाके वो प्रयोग होता है। इन्होंने जल्दबाजी में अपनी हवागिरी के अंदर, उस टाइम एक वो था वातावरण, पैनिक वातावरण था, उस पैनिक वातावरण का इन्होंने मिस यूज किया। यानी कहने का मतलब है
मतलब राजनेता का फर्ज ये कतई नहीं होता कि वो पब्लिक सेंटीमेंट की कदर ना करे और पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रख के सब चीजें उन्हें करनी होती है। उन्होंने सारी चीजें अपने सत्ता समीकरण को बनाए रखने के लिए और एक अधिनायकवाद, मतलब नरेंद्र मोदी नाम का एक अधिनायकवाद को ही प्रमोट करने के लिए सारी चीजें इन्होंने करी। जैसे यूरिया के कट्टे के ऊपर और ये सारे आप इसके ऊपर जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके ऊपर तक इन्होंने 5 किलो अनाज तक के ऊपर इन्होंने मोदी जी की तस्वीर लगाई है। हर जगह मोदी जी, हर जगह मोदी जी, यानी अधिनायकवाद के लिए इन्होंने कुछ भी करना उचित समझा है और उसी के एवज के अंदर ये सारा मतलब पब्लिक जो इकट्ठी होके ये इलेक्शन लड़ रही है और इनका मुंह तोड़ जवाब मिलने जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो फील्ड के अंदर एक तरफा वेव है इनके अगेंस्ट। चुनाव आयोग कई दिन तक डाटा जारी नहीं करता कितना परसेंट पोलिंग और जब पोलिंग का डाटा आता है तो कुछ परसेंट बढ़ जाता है। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें धांधली आपको? देखो, चुनाव आयोग बहुत गंभीर संकट के अंदर है। जैसे टीएन शेषन साहब ने जो कुर्सी छोड़ी थी उस टाइम, जो टीएन शेषन साहब का एक रुतबा होता था, चुनाव अधिकारी थे वो, उनका रुतबा होता था, वो पॉलिटिकल जितनी भी पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करवाते थे। अब लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। चुनाव आयोग, सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है जब इलेक्शन 2024 को जो घोषित करने का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त शेरो शायरी कर रहे थे। हालांकि उनके ऊपर गंभीर सवाल थे, उन गंभीर सवालों का एक गंभीर जवाब चाहिए था उस टाइम, और वो शेरो शायरी कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और अपोजिशन के लोग के ऊपर टोंट कस रहे थे। उससे आप इंडिकेशन लगा लो भी ये कितने सीरियस है। तो इनके ऊपर बहुत भयंकर संदेह है। CSDGS का जब डाटा आया था उसके अंदर चुनाव आयोग की न्यूनतम क्रेडिबिलिटी पहुंच गई। 28% लोग ही उसको, चुनाव आयोग को मतलब वैल्यू देने के लिए तैयार है, यानी 72% लोग उनका विश्वास खो चुका है। आम लोगों के हाथ में मतदान करने का अधिकार होता है, सरकार को बदलने का, हटाने का सरकार को। तो अगर इस तरह से होता है तो सरकार को हटाया कैसे जाएगा? क्या प्लान है? अगर ऐसा नहीं होता है तो लोग कैसे करेंगे? नहीं, अभी तो एक बार तो देखो, ये हम लोकतंत्र को जीवित करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को ये रोंद रहे हैं, हम लोकतंत्र को जीवित करने के लिए इंडिया अलायंस इलेक्शन लड़ रहा है। तो इंडिया अलायंस एक बार जो लोकतांत्रिक मर्यादा है उस मर्यादा के अंडर में रह के ही काम कर रहा है। अभी जो चुनाव आयोग का जो प्रोसेस है, जो जितने भी है सारा सिस्टम, उसके हिसाब से अपना कैंपेन चला रहे हैं, उसी हिसाब से जनमत मांग रहे हैं और लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। चुनाव के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग उस टाइम उस परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करेगा भी जनमत के साथ खिलवाड़ हुआ है या जनमत की इज्जत की गई है, उसके ऊपर उस टाइम मतलब, क्योंकि कई चीजें हैं भविष्य के गर्भ में होती है, उसका हम मौके पे जवाब नहीं दे सकते। हालांकि ऐसा हो नहीं पाएगा, जितना वो करना चाहते हैं ऐसा हो नहीं पाएगा। थैंक यू।